जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी पिछली वीडियो वेव्स पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टाइप्स की हैं वो डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स दोबारा हम लिख लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। तो ये टाइप्स हमने अपनी पिछली वीडियो में लिख लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली लाइन लिखी है, इट इज कंप्लीट सेट ऑफ ऑल ईएम वेव इन देयर रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये एक कंप्लीट सेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो कि अरेंज होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक स्केल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज हैं अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। अगर इस पे डिस्कशन करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेडियो वेव है सबसे लेफ्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, और गामा रेज जो है सबसे राइट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। अब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। इस वजह से रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी, जबकि गामा रेज की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसीलिए रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सबसे कम हो जाएगी और गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पे एनर्जी भी बढ़ रही है। रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी और गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आपको ये तीनों ही सीक्वेंस नहीं याद करना है, बल्कि एक याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। अगर हमको एक सीक्वेंस याद है, जैसे कि अगर वेवलेंथ का सीक्वेंस याद है, तो फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का सीक्वेंस हमें अपने आप ही आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो उनका जो रिलेशन होता है वो ये होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसकी तुलना में दूसरी चीज उसी प्रोपोर्शन में घटेगी। यानी कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से राइट जाने में वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन। उसी तरह रिलेशन होता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी बढ़ेगी, या फिर आप कह सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगी। तो अब हमने जान लिया तीनों ही के बीच में रिलेशन, कि जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है। अगर हम इसको एक साथ लिख दें, दोनों रिलेशन को एक साथ लिखें, तो ये तीनों के बीच का रिलेशन है वो इस तरह से है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। यानी कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वेवलेंथ की। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी जो है वो घटेगी। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हमें वेवलेंथ का अरेंजमेंट मालूम है तो हमें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का अरेंजमेंट अपने आप ही मालूम हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे वेवलेंथ जो है डिक्रीज हो रही है, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इसलिए एनर्जी भी जो है लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज होगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन मेंशन है E इक्वल टू एच एफ इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। इस इक्वेशन में ये F जो है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, C स्पीड ऑफ लाइट है, या फिर आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन है ये इस रिलेशन से निकली है जो अभी हमने पढ़ा था, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखिए एक सिंपल सा मैथमेटिकल रूल होता है कि अगर हमको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में और इक्वल का साइन लाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। अब हमें ये इक्वेशन बनाना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, तो हम इसको लिखेंगे E इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे ये H है और ये हो जाएगा E इक्वल टू एच एफ। और उसी तरह जैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, हमको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वेशन बनाना है, इक्वल साइन लाना है, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू एक कांस्टेंट लाएंगे हम जो कि यहाँ C होगा अपॉन लैम्डा। ये जो C यहाँ पे है, देखिए ये कांस्टेंट जो है ये इक्वेशन टू इक्वेशन अलग अलग होंगे, इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे जो ये C है ये स्पीड ऑफ लाइट है, या फिर आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि यहाँ पे जो ये H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। जबकि यहाँ पे ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड एयर में, एयर या फिर वैक्यूम में। ग्लास और वाटर में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं वही चीजें मेंशन है जो अभी हम लोग ने डिस्कस करी। H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट, F फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। अब यहाँ पे दिया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें दे देगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑब्वियसली हम जानते हैं, चलिए करके देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यहाँ पे
फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम सी अपॉन लेमडा लिख लेते हैं इनटू लेमडा। यहाँ से ये दोनों जो लेमडा है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये लेमडा और ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो आ जाएगा सी बचेगा। तो ये सी क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सारी ईएम वेव्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव के फ्रीक्वेंसी की रेंज और वेवलेंथ की रेंज मेंशन्ड है। गामा रेस की अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो है 10 टू पावर 20 से 10 टू पावर 24 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, और यहाँ पे वेवलेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में है। तो फ्रीक्वेंसी जो गामा रेस की है उसकी रेंज है 10 टू पावर 20 से 10 टू पावर 24 हर्ट्ज, जबकि वेवलेंथ जो है गामा रेस की लेस देन 10 टू पावर -12 मीटर है। अब एक्सरे की अगर देखें, एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 टू पावर 17 टू 10 टू पावर 20 हर्ट्ज, और इसकी वेवलेंथ रेंज है 1 नैनोमीटर टू 1 पिकोमीटर। 1 नैनोमीटर जो है ये होता है इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर। अब यहाँ पे जिक्र आया है शॉर्ट फॉर्म का, तो समझ लेते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म को, वो आपके कई जगह पे काम आएगा। मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, और इसमें जीएस में भी तो काम आना ही आना है। अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर की, जिसे हम शॉर्ट में 1 mm कहते हैं, तो 1 mm जो है वो इक्वल होता है 10 टू पावर -3 मीटर के। 1 mm जो है वो बराबर होता है 10 टू पावर -3 मीटर के। अगर हम बात करें 1 माइक्रोमीटर की, ये जो सिंबल है म्यू, ये माइक्रो के लिए यूज होता है, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है, बराबर होता है 10 टू पावर -6 मीटर के। 1 नैनोमीटर जो है, यहाँ पे n जो है स्मॉल n, ये नैनो को डिनोट करता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू पावर -9 मीटर के। और 1 पिकोमीटर, यहाँ पे ये स्मॉल p जो है वो पिको को डिनोट करता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू पावर -12 मीटर को। तो इसको याद रखिएगा, ये कई जगह आपके काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम नीचे आ रहे हैं, गामा रेस से रेडियो वेव्स की तरफ आ रहे हैं नीचे की साइड, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो घट रही है। जैसे कि हमने जाना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से राइट जाने पे वो इंक्रीज करती है, यानी कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेस की सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उल्टे तरीके से लिखा है, रेडियो वेव सबसे नीचे, गामा रेस सबसे ऊपर है। तो इसलिए गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो सबसे ज्यादा होगी, और रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो सबसे कम होगी। वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जैसे जैसे हम गामा रेस से रेडियो वेव की तरफ आएंगे, मतलब नीचे की तरफ आएंगे, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट ईएम वेव्स लिखा हुआ है टॉपिक। पहला जो हम एप्लीकेशन देखेंगे वो है रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स यूज होते हैं
टेलीविजन सिग्नल में, टीवी सिग्नल में, एफएम और एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जो सिग्नल होते हैं वो उसमें भी रेडियो वेव यूज होते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी रेडियो वेव यूज होते हैं, यानी कि मोबाइल में जो नेटवर्क आता है वो भी रेडियो वेव से। अब हम माइक्रोवेव के इस्तेमाल के बारे में समझते हैं। माइक्रोवेव्स यूज होती हैं स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन में, यानी स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में जाते हैं, माइक्रोवेव ओवेंस में, हमारे घरों में जो हम माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं उसमें माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, रेडार टेक्नोलॉजी में जो मिलिट्री में यूज होते हैं रेडार्स, उसमें भी माइक्रोवेव्स होती हैं, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग वाईफाई, यानी कि जो घरों में हम वाईफाई यूज करते हैं अपना राउटर लगा के, उसमें भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। अब हम इंफ्रारेड रेस के इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। लिखा है दीज आर यूज्ड फॉर नाइट विजन यूजिंग इंफ्रारेड कैमरास एंड गॉगल्स। नाइट विजन यानी अंधेरों में चीजों को देखने के लिए हम इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड कैमरास स्पेशल कैमरास होते हैं जो कि इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करते हैं और अंधेरे में चीजों को कैप्चर करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंफ्रारेड गॉगल्स का जिक्र है, ये भी एक स्पेशली डिजाइन गॉगल्स होते हैं जो इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करते हैं और अंधेरे में चीजों को देखने के लिए हमारी मदद करते हैं। अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट रेस का और साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में लिखा है दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की होती हैं अल्ट्रावायलेट रेस, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। यूवीए जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे कम होती है, उसके बाद यूवीबी की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है यूवीए से ज्यादा, और यूवीसी की फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है सबसे ज्यादा होती है। यानी कि यूवीए जो है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है और यूवीसी जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है। अब हम एक एक करके तीनों ही यूवी रेस के बारे में जानते हैं। पहले हम यूवीसी के बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है यूवीसी के बारे में, इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी पोर्शन ऑफ द यूवी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो ये है यूवी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें अगर आप देखें तो यूवीसी का जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यूवीसी की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है कि एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट इसी चीज को बताता है कि यूवीसी जो है उसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी पोर्शन होता है यूवी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का। अब अगला पॉइंट है इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन प्रेजेंट होती है, ओजोन एक गैस होती है, तो ओजोन गैस प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि यूवीसी रेस को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, यानी कि उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर देती है और वो एक तरह से शील्ड का काम करती है जो कि यूवीसी को एब्जॉर्ब करके हमारे तक आने से रोकती है। और ये अच्छा है, अच्छा किस लिए वो अगले पॉइंट में मेंशन है। लिखा है यूवीसी रेस कैन डैमेज द डीएनए इन स्किन सेल एंड कैन कॉज स्किन कैंसर। यूवीसी रेस के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, उस वजह से वो स्किन सेल के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं और स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। अब हम यूवीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है, एक एक करके हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इट रीचेस टू अर्थ सरफेस। हमने पढ़ा था यूवीसी को ओजोन गैस जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, हम तक अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचने देती, जबकि यूवीबी जो है वो हम तक अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन स्किन। यूवीबी की हेल्प से
स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन कॉज सनबर्न्स, डार्कनिंग ऑफ स्किन, रिंकल्स इन स्किन। तो ये कुछ नुकसान लिखे हैं यूवीबी की वजह से, जैसे यूवीबी की वजह से सनबर्न्स हो सकते हैं स्किन पे, डार्कनिंग हो सकती है स्किन की यानी कि टैन पड़ सकती है स्किन, फिर रिंकल्स इन स्किन, स्किन पे झुर्रियां आ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज वेवलेंथ लॉन्गर देन यूवीसी बट शॉर्टर देन यूवीए। तो ऑलरेडी हमने इसको देखा था कि यूवीबी की अगर हम वेवलेंथ रेंज की बात करें तो यूवीसी और यूवीए की वेवलेंथ के बीच में पड़ती है। सबसे शॉर्ट जो वेवलेंथ होती है यूवीसी की होती है, फिर उसके बाद उससे लॉन्गर वेवलेंथ होती है यूवीबी की, और सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होती है यूवीए की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज 5% ऑफ यूवी रेज रीचिंग टू अर्थ। जितनी टोटल यूवी रेज अर्थ पे रीच करती हैं उसका केवल 5% ही यूवीबी का होता है, बाकी 95% जो है वो यूवीए होती है। अब हम यूवीए के बारे में डिस्कस करते हैं। यूवीए के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है 95% of UV rays that reach to Earth is UVA rays। तो 95% जो UV rays अर्थ पे रीच करती हैं वो कौन सी हैं? वो UVA है। 5% UVB और 95% UVA। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन स्किन। तो UVA जो होता है वो भी हेल्प करता है विटामिन डी के प्रोडक्शन में स्किन में। नेक्स्ट पॉइंट है long term exposure to UVA can have health risks like sunburns। तो अगर ज्यादा लॉन्ग एक्सपोजर हो UVA रेडिएशन पे तो क्या हो सकता है? सनबर्न कॉज कर सकता है ये, तो ये नुकसान है इसका। अब आगे जो है हम डिस्कस करेंगे एक्सरेज और गामा रेज के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट। कुछ पॉइंट्स मेंशन है इनके बारे में। देखिए एक्सरेज और गामा रेज ये दोनों ही जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशन है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, एनर्जी भी हाई होती है। तो ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल होती हैं। पहला पॉइंट इनके बारे में मेंशन है दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। तो अभी डिस्कस किया कि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं इसलिए हाई एनर्जी होगी इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरेज हैव एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस, सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रीज। तो एक्सरे का एक फेमस एप्लीकेशन हम जानते हैं जो कि मेडिकल साइंस में होता है। अगर चोट वगैरह लग जाती है तो एक्सरे करवाते हैं डॉक्टर ताकि अंदरूनी चोट का पता चल सके। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे, रेलवे स्टेशन पे स्कैनिंग मशीन लगी होती हैं जो हमारे बैगेज लगेज को चेक करती हैं, तो वहाँ पे एक्सरे यूज होता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में भी एक्सरे का यूज होता है। नेक्स्ट है दीज रेज कैन कॉज म्यूटेशन इन जीन्स एंड स्किन कैंसर। क्योंकि ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं इस वजह से ये जीन्स में म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं और स्किन कैंसर उसकी वजह से हो सकता है। देखिए अगर बात करें एक्सरे और गामा रे के बीच में, तो गामा रे जो होती है वो ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, ये ज्यादा हार्मफुल होती है एज कंपेयर टू एक्सरे। लेकिन एक्सरे का भी बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग टाइम पीरियड एक्सपोजर होता है तो वो हार्मफुल है। अब आते हैं हम विजिबल लाइट पे। हम जानते हैं बिना लाइट के अर्थ पे लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या है लाइट के लिए? विजिबल लाइट। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इट इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट द ह्यूमन आई कैन व्यू। तो विजिबल लाइट का जो सेगमेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो एक छोटा सा सेगमेंट होता है और उसी की वजह से हम देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ वेव्स इन वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अगर वेवलेंथ रेंज की बात करें विजिबल लाइट की तो वो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर।
नेक्स्ट पॉइंट है these waves trigger brightness and color perception in humans. विजिबल लाइट की वजह से ब्राइटनेस हमें पता चलती है और साथ ही साथ हम कलर को पहचान सकते हैं। अंधेरे में तो कलर पहचान नहीं सकते, अगर रोशनी होगी तभी हम कलर को पहचान सकते हैं। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? विजिबल लाइट की वजह से। अब हम लाइट के बारे में और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लिखा है लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वेव्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि पार्टिकल की होती है। इस वजह से कहा जाता है कि लाइट जो है उसके अंदर डुअल नेचर होता है। वेव नेचर ऑफ लाइट, अभी तक हम जो डिस्कस करते चले आए कि विजिबल लाइट की प्रेजेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो ये वेव नेचर ही है लाइट का। कई पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। कुछ पॉइंट दोबारा से यहाँ मेंशन्ड है। एक पॉइंट है लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट जो है एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही होती है वो भी परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव देयरफॉर डोंट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट के बारे में इस पॉइंट में मेंशन है कि लाइट एक तरह की नॉन मैकेनिकल वेव है। अगर हम बात करें मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव की, तो वो वेव जो कि किसी मटेरियल या फिर मीडियम पे डिपेंडेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, यानी कि उनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल और मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल या फिर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल या फिर मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि ऐसी वेव जिनको ट्रेवल या फिर प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी भी तरह की मटेरियल या फिर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं। इसी वजह से लाइट भी जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन है, कुछ पॉइंट्स मेंशन है। पहला पॉइंट है लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो लाइट जो है माना जाता है कि बहुत ही छोटे छोटे मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स। तो ये जो फोटॉन्स हैं ये हम देख नहीं सकते, बहुत ही छोटे होते हैं और मासलेस होते हैं, मतलब माना जाता है कि इनका कोई मास नहीं होता। फिर उसके बाद लिखा है फोटोन गेट्स एमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन्स के बारे में लिखा है कि ये लाइट सोर्स से एमिट होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में वेरी कर जाती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इस वजह से फोटोन की भी जो स्पीड होगी वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे मेंशन है वैक्यूम और एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी फोटोन की स्पीड वैक्यूम और एयर के केस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। फिर स्पीड ऑफ लाइट वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो फोटोन की भी स्पीड वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। फिर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो फोटोन की भी जो स्पीड होगी ग्लास में वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक मेटल प्लेट है जिसपे कंटिन्यूअसली लाइट रेस फॉल हो रही हैं। लाइट रेस के बारे में हमने पढ़ा है कि ये बनी हुई है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं।
तो लाइट रेज में हीट एनर्जी है जिसे मेटल प्लेट के एटम्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे। एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हीट एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेगी और इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अनस्टेबल हो जाएंगे। हम जानते हैं जब एनर्जी ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ में तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो अनस्टेबल होते जाएंगे और एक स्टेज आएगी ये इलेक्ट्रॉन्स इनफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके काफ़ी अनस्टेबल हो जाएंगे और एटम से बाहर निकलने लगेंगे, यानी कि मेटल सरफेस से इजेक्ट होने लगेंगे। और यही इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और ये पूरा जो फिनोमेना है इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे है हेडिंग, आप देख सकते हैं, फिनोमेना जस्टिफाइंग वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कुछ फिनोमेना मेंशन है और बताया गया है कि कौन पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, और कौन वेव नेचर को प्रूफ कर रहा है। जैसे सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अभी हमने देखा था वो पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है, जस्टिफाई करता है, जबकि वेव नेचर से उसका कोई संबंध नहीं है। फिर बात करें रिफ्लेक्शन की, तो पार्टिकल्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं और वेव भी रिफ्लेक्ट होती हैं। इस वजह से रिफ्लेक्शन जो है फिनोमेना ये पार्टिकल नेचर को भी जस्टिफाई करता है और वेव नेचर को भी जस्टिफाई करता है। फिर अगला फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी उसी तरह पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है और वेव नेचर को भी जस्टिफाई करता है। फिर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को जस्टिफाई करता है, जबकि पार्टिकल नेचर से उसका कोई संबंध नहीं होता। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में आगे की आने वाली वीडियोस में। फिर आखिरी फिनोमेना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है वो वेव नेचर को जस्टिफाई करता है। वेव खाली इंटरफेयर करती हैं यानी ओवरलैप करती हैं एक दूसरे पे, पार्टिकल एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते, तो इसलिए इंटरफेरेंस का पार्टिकल्स नेचर से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो में डिस्कशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इन टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।